पूजा पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भांडुप का भोंगा पाकिस्तानी भाषा बोलता है। संजय निरुपम का संजय राउत पर तीखा प्रहार। मुंबई अंधेरे में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना उपनेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने भांडुप के सांसद संजय राउत पर तीखा हमला बोला और कहा कि भांडुप का भोंगा अब पाकिस्तानी भाषा बोलने लगा है। यह टिप्पणी उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में की, जब केंद्र सरकार और सेना बदले की कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है। संजय निरुपम ने कहा कि जिस समय केंद्र सरकार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है, उस समय कांग्रेस और संजय राउत जैसे नेता पाकिस्तान की भाषा बोलकर देश विरोधी रुख अपना रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील किया कि ऐसे नेताओं का विरोध करे जो महाराष्ट्र और भारत विरोधी बयानबाजी करते हैं। निरुपम ने आगे कहा कि पाकिस्तान को इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। समुद्री मार्ग से व्यापार बंद कर दिया गया है और पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोक दिया गया है। वायुसेना का युद्ध अभ्यास भी शुरू हो गया है। सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया है और अब चेनाब व झेलम नदियों के पानी को रोककर पाकिस्तान पर और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में मौजूद आतंकियों के अड्डों को भी जल्द ही भारतीय सेना नष्ट करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निरुपम ने यह भी आरोप लगाया कि संजय राउत ने खुद को तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाला बताया है, लेकिन सच्चाई यह है कि विधानसभा चुनाव के बाद राउत और उनके गुट ने भाजपा से गठबंधन करने की कोशिश की थी। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के प्रयास भी किए गए थे। निरुपम के अनुसार राउत भाजपा में जाने की तैयारी में थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सभी सांसदों को रोक लिया। वहीं राउत ने अपने सांसदों को यह कहकर बहलाया कि भाजपा से बातचीत शुरू हो गई है और सभी को साथ जाना होगा, परंतु भाजपा ने राउत को और उनके गुट के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए हैं। निरुपम ने राउत पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया और कहा कि राउत ने कल यह झूठ फैलाया कि लाड़की बहन योजना बंद हो गई है, जबकि सच्चाई यह है कि यह योजना पूरी तरह चालू है और महायुति सरकार हर महीने बहनों को 1500 रुपए दे रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह राशि 2100 रुपए करने का वादा किया गया है, जिसे शिवसेना के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पूरा करेंगे। निरुपम ने दोहराया कि जनता को ऐसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए जो झूठा प्रचार करते हैं और देश विरोधी रुख अपनाते हैं। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व सांसद और शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। पहलगाम मध्ये जो दहशतवादी हल्ला झाला, त्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतातर्फे, भारत सरकारतर्फे वेगवेगळा ॲक्शन कारवाई चालू आहे। कालच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह सांगितलेलं आहे की लोकांच्या मनाच्या प्रमाणे पण ॲक्शन होईल, म्हणजे मिलिटरी ऑपरेशनची तयारी चालू आहे। पण मिलिटरी ऑपरेशनच्या पूर्वी काही डिप्लोमॅटिक ॲक्शन घेण्याची गरज आहे आणि असतो, आणि त्याप्रमाणे भारत सरकारतर्फे एकतर NIAच्या तर्फे तपास चालू आहे। पाकिस्तानच्या विरोधात केस मजबूत व्हायला हवा यासाठी जे काही पुरावा त्यांना भेटत आहे तो पुरावा गाठण्याचा प्रयत्न चालू आहे। पाकिस्तानवर एक संपूर्ण आर्थिक निर्बंध लादण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतलेला आहे। एक आयात बंदीचा निर्णय झाला। कुठल्या प्रकारचा जो देवाणघेवाण असतो तो आता बंद झालेला आहे पाकिस्तान बरोबर। हवाई बंदी आहे। पाकिस्तानचे जे जहाज ध्वजवाहक आहेत, पाकिस्तानचे ध्वजवाहक जो जहाज आहेत त्यांच्या हिंदुस्थानच्या बंदरावर एंट्री जो आहे तो बंद झालेला आहे। टपाल बंद झालेला आहे। सिंधू नदीमधून जो त्यांना पाणी भेटत होता ते बंद झाला, म्हणजे त्यांच्या पाकिस्तानचा पाणी बंद। आता चेनाब नदी आणि चेनाब नदीवर जो बगलहार जो एक असा
बगलीहार बांध होता, त्या बांध पण काल त्यांनी बंद केला. पुढे झेलम नदीवर एक दुसरा बांध आहे, किशनगंगा बांध, त्याचा बंद करण्याचा पण प्रयत्न चालू आहे. दरम्यान सीमारेषेवर क्रॉस फायरिंग पर चालू आहे. म्हणजे भारतातर्फे पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्याचा जो प्रयत्न आहे सतत चालू आहे. पण अशी परिस्थितीत दोनच लोक आहे, दोनच ग्रुप आहे ज्यांना भारताची क्षमतावर, भारताची सैन्य क्षमतावर आणि भारताच्या कारवाईवर संशय उपस्थित जे करतात. एक म्हणजे पाकिस्तानी ते दररोज भारताची क्षमतावर संशय उपस्थित करतात. आणि दुसरा म्हणजे हिंदुस्थानमध्ये राहणारे जो विरोधी पक्ष नेते आहेत. कालच तुम्ही बघितलं होतं की काँग्रेसचे एका नेत्यांनी वाराणसीमध्ये राफेल विमान हातात घेऊन निंबू आणि मिरची टाकून काहीतरी एक विनोद करण्याचा प्रयत्न केला. हा म्हणजे भारतीय सेनाचा अपमान आहे. भारतीय सैन्य बलचा आणि भारतीय वायुसेनाचा ची जो ताकद आहे तो ताकदचा अपमान आहे. राफेल डीलमध्ये काय झाला काय नाही झाला याच्यावर तुम्हाला बोलण्याचा हक आहे. पण राफेलची ताकद, जो एक फायटर जेट आहे जो आम्ही फ्रान्स करून घेतलेला आहोत, त्याची ताकदवर, त्याची क्षमतेवर तुम्ही संशय प्रकट करून म्हणजे तुम्ही भारताचा जो वायुसेनाची क्षमता आहे ते क्षमतावर संशय प्रकट करत आहात. हा चुकीचा आहे. अशीच भाषा पाकिस्तानमध्ये पण चालू आहे. त्याचप्रमाणे जो आमचे मुंबईमध्ये जे उबाठाचे प्रवक्ते आहेत, भांडूपचे भोंगे, ते पण दररोज पाकिस्तानची भाषा बोलतात आणि पाकिस्तानसारख्या भारतची क्षमतावर, भारतची कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करतात, संशय उपस्थित करतात. ते म्हणजे दररोज पहलगावचा जो हल्ला झालेला त्याच्या दिवस मोजण्याचे काम करतात. आज 10 दिवस झाला, 11 दिवस झाला, 12 दिवस झाला. काल पण त्यांनी खूप असाच बोंबाबोंब लावला होता. त्यांना आम्ही सांगू इच्छितो की पाकिस्तानला घेरण्याचा जो भारताचा प्रयत्न आहे तो जोरदार रीती चालू आहे. पाकिस्तानमध्ये अन्नधान्याचा पुरवठा कमी होईल, पाकिस्तानमध्ये पाणीची सप्लाय कमी होईल. पाकिस्तानच्या आतमध्ये पण जोरात एक युद्ध चालू आहे. जो बलुचिस्तानी आहेत त्यांनी पाकिस्तान सरकारच्या विरोधात एकदम युद्ध पुकारलेलं आहे. त्यांनी आताच एक अनाउन्समेंट केलेलं आहे की बलुचिस्तानमध्ये राहणारे पाकिस्तानी आणि चीनी जर तुम्हाला जान प्यारी है तर तुम्ही आता सोडून जा बलुचिस्तान. म्हणजे पाकिस्तान स्वतः एक खूप मोठा असा प्रॉब्लेम मध्ये आहे. अमेरिकेतर्फे एक बयान आलेला आहे की पाकिस्तान तर्फे भारत सरकारला सहकार्य केला पाहिजे जो दहशतवादी आहे, दहशतवाद्यांना शोधण्यामध्ये. म्हणजे हेच आहे, हे सगळे एक प्रक्रिया असतो मिलिटरी ऑपरेशनच्या पूर्वीचा आणि तो प्रक्रिया चालू आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा DGFT तर्फे मेजर अनाउन्समेंट येतो की आम्ही पाकिस्तानवर आयात बंदी लावतो, जेव्हा पाणी बंदी, जेव्हा तमाम जो एक हवाई किंवा जमिनी स्तरावर किंवा पाण्याच्या रस्त्यावर जे काही घेणं देणं आहे सर्ववर आम्ही बंदी लावण्याचा प्रयत्न करतो. 21 YouTube चॅनल त्यांच्या बंद केलेला आहे. त्यांचे देशाचे पंतप्रधान, बाकी जो मंत्री आहेत, त्यांचे फिल्म स्टार आहेत, क्रिकेटर आहेत, सगळ्यांच्या सोशल मीडियावर आम्ही बंदी टाकून दिलेला आहे. म्हणजे भारताच्या विरोधात ते काही प्रचार करू शकत नाही. पण
इथे आमच्या देशात जो भांडूपमध्ये राहणारे लोक आहेत ते प्रचार करतात भारताच्या विरोधात, भारताच्या सैन्याचा अपमान करतात, भारताची सैन्य क्षमताचा अपमान करतात. आम्ही त्यांचा निषेध करतो. तुम्हाला राजकारण करायचा, राजकारणाचा वेळ असतो, पण या परिस्थितीत जेव्हा देशाचे लोक संतप्त आहेत दहशतवादी हल्ल्यामुळे, तेव्हा तुम्ही भारताची सैन्य क्षमता आणि भारतातर्फे जे काही प्रयत्न चालू आहेत त्याच्यावर प्रश्न उपस्थित करून लोकांना त्रास देऊ नका. आमच्यातर्फे एक जोरदार कारवाईची तयारी चालू आहे. पण तुमचे नेते मंडळी काय करतात? तुमचे नेते मंडळी सध्या परदेशात फिरत आहेत. त्यांना काही घेणं देणं नाही. हिंदुस्थानमध्ये लोकांना एवढा त्रास होत आहे, लोक एवढे संतापलेले आहेत. अजून जो पहलगाममध्ये जो दहशतवादी हल्ला झाला होता त्याच्याबद्दल लोकांमध्ये रोष आहे, लोक व्यथित आहे, लोक दुखी आहे. पण त्यांच्या नेते मंडळीला काही घेणं देणं नाही. साधा एक कंडोलेन्सची पोस्ट पण त्यांच्यातर्फे नाही आहे. भारताची सध्या परिस्थितीची काय घेणं देणं नाही. जे फक्त मी महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र हित माझा आहे ते फक्त हाचा बोलण्याचा ढोंग करतात. असा नेतृत्वाबद्दल काहीतरी बोला. कालच जो भांडूपचा भोंगा, जो बोगस माणूस आहे संजय राऊत, त्यांनी असं सांगितलं होता की आम्ही हुकुमशाहीच्या विरोधात लढतो. हुकुमशाही म्हणजे कोणाला उद्देशून त्यांनी बोलले? तो म्हणजे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, गृहमंत्री अमित शहाजी आणि जो एनडीएची सरकार आहे त्याच्याबद्दल ते सतत आता सांगतात की तो हुकुमशाही आहे, हुकुमशाह आहे. आणि त्यांनी सांगितलं आम्ही हुकुमशाहीच्या विरोधात लढतो. पण आमच्याकडे अशी माहिती आहे की विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांचे नेते सतत प्रयत्न करत होते की भाजप बरोबर यायला पाहिजे. त्यांच्या नेते मंडळीकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह ची भेटण्यासाठी सतत वेळ मागण्याचा प्रयत्न चालू आहे. किती वेळा त्यांनी पंतप्रधानाची आणि गृहमंत्र्याची वेळ मागितला मी सांगू का? जेव्हा त्यांचे खासदार एकदम असं परिस्थितीत होते की आता भाजप बरोबर जायला पाहिजे, नाहीतर उद्धव ठाकरेच्या विरोधात विद्रोह केला पाहिजे, तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी आपल्या सर्व खासदारांनी सांगितलं की थोडं थांबा, भाजप बरोबर बोलणी चालू आहे, तुम्ही एकटे जाऊ नका, 2-3 जण जाऊ नका, आम्ही सगळे भाजप बरोबर येणार. पण भाजपतर्फे उबाठासाठी नो एंट्रीचा बोर्ड लावलेला गेला आहे. त्यांना एंट्री भेटत नाही, त्यांना एंट्री मिळेल नाही. आणि अशी परिस्थितीत कुंठित होऊन एकदम परेशान होऊन जो भांडूपचा बोगस माणूस आहे तो दररोज भारताच्या विरोधात, भारत सरकारच्या विरोधात अनाप शनाप बोलतो, चुकीचा बोलतो. हा आता चुकीच्या बोलण्याचा विरोध झाला पाहिजे. मी महाराष्ट्राच्या लोकांशी अपील करतो, आवाहन करतो की तुम्ही हा जो भोंगा देशाच्या विरोधात बोलतो, महाराष्ट्राच्या विरोधात बोलतो, महाराष्ट्रामध्ये जो चांगला काम चालू आहे त्याच्या विरोधात बोलतो, त्यांना ओळखा. त्याने त्यांचे जो मुली आहेत, त्यांचे जो नातेवाईक, तो पण त्यांच्या इंटरव्ह्यू बघत नाही, त्यांच्या प्रेस बघत नाही. ते पण सांगतात की आम्ही त्यांच्या प्रेस बघत नाही, काही बोलतात ते. असं काही बोलणारे माणसांनी कालच अशी एक खोटा प्रचार केला की महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना बंद झालेली आहे. हा एकदम खोटा प्रचार आहे.
लाडकी बहन योजना चालू आहे, सुरू आहे महाराष्ट्रात. प्रत्येकांना 1500 रुपये, प्रत्येक लाडली बहिणींना आम्ही 1500 रुपये देत आहोत पूर्वीप्रमाणे. हा आमची अशी घोषणा होती की आम्ही 2100 देणार, तो पण करणार. थोडा आर्थिक नियोजन करण्याची गरज आहे, त्याच्यामध्ये सरकारचे लोक काम करत आहेत. पण हा असं सांगणार की तो लाडकी बहीण योजना बंद झालेली आहे, तो एकदम खोटा प्रचार आहे. उलट त्यांच्या पक्षाने जेव्हा आम्ही योजना सुरू केली होती त्याच्या विरोधात बोलला. यांचे सहकारी काँग्रेसवाल्यांनी सांगितलं होतं की जेव्हा त्यांची सत्ता येईल ते लाडकी बहीण योजना बंद करून टाकणार. आणि यामुळे लाडकी बहिणींनी त्यांच्या विरोधात कारवाई केली, त्यांच्या विरोधात जनादेश दिला, मॅन्डेट दिला आणि त्यांच्या सत्ता येऊ दिला नाही. पण आमच्या कमिटमेंट, आमचे नेते, शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदेजींनी घोषणा केलेली आहे, लाडली बहन योजना कोणीही बंद करू शकत नाही, पूर्वीप्रमाणे चालू राहील. आज आम्ही 1500 रुपये प्रत्येक लाडली बहिणींना प्रत्येक महिना देतो. पुढे शिंदे साहेबांनी म्हणालेलं आहे की पुढे आम्ही 2100 रुपयांना देणार, म्हणजे देणार. हा आमच्या वचन आहे, आमची घोषणा आहे. आणि अशी घोषणा, असे वचन आणि वचनपूर्तीबद्दल जो भांडूपचा जो भोंगा आहे, जो दुष्प्रचार करतो, त्याचा आम्ही निषेध करतो. आणि महाराष्ट्रातील सर्व लाडली बहिणींना आम्ही आवाहन करतो की या भोंग्याला तुम्ही ओळखा, तुमच्या विरोधात आहे, तुमच्या विरोधात प्रचार करतो, तुमच्या विरोधात दुष्प्रचार करतो आणि तुमच्यासाठी जी योजना आहे तो बंद झाली पाहिजे असं त्यांच्या मनात इच्छा आहे. अशा व्यक्तीच्या विरोधात संपूर्ण महाराष्ट्राच्या लोकांना निषेध केला पाहिजे, आम्ही असा अपील करतो. हिंदी में एक कंप्लीट कर देते हैं फिर उसके बाद. मिळणार असा भारत सरकारचा निर्धार आहे आणि तो करारा जवाब म्हणजे मिलिटरी ऑपरेशन होईल. कालच देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग साहेबांनी असं सांगितलेलं आहे, लोकांच्या मनात जी इच्छा आहे त्या मनाप्रमाणे भारत सरकार पाकिस्तानच्या विरोधात ऍक्शन घेईल. त्यापूर्वी जे काही कारवाई करण्याची गरज असतो, म्हणजे डिप्लोमॅटिक मेजर्स घेण्याची गरज असतो, पाकिस्तानला घेरण्याची जो एक व्यूहरचना बनविण्याची जो गरज असतो, त्याच्यामध्ये भारत सरकार काम करत आहे. पाकिस्तानवर आयात बंदी आहे, DGFTची घोषणा तुम्ही काल ऐकलं असेल. पाणी बंदी झालेली आहे. कुठल्या प्रकारच्या घेणं देणं आता पाकिस्तान बरोबर नाही. जमिनीवर जे काही घेणं देणं होता तो आम्ही संपवलेला आहे, बंद केलेला आहे. हवाई रिलेशन नाही आहे. अच्छा, समुद्राद्वारे जे काही त्यांच्या एक आदान प्रदान करण्याची, देवाणघेवाण करण्याची जे काही व्यवस्था त्याच्यावर आम्ही बंदी लावलेला आहे. कुठल्या प्रकारची टपाल ना त्यांच्याकडून येऊ शकत ना आम्ही पाठवू शकत. प्रत्येक वस्तूची जो एक वस्तू आणि सर्व्हिसची जो एक ट्रान्सपोर्ट करण्याची जो व्यवस्था होती तो बंद केलेला आहे. प्रत्येक वाहतुकीवर बंदी घाललेला आहे. चेनाबवर जो बगलिहार बांध मधून जो पाणी पाकिस्तानकडे जात होता ते बांध भी आम्ही बंद केलेला आहे. आता तो धरण बंद करण्यानंतर पाकिस्तानला पूर्वी सिंधू नदीचे जो पाणी भेटत होता तो पाणी आता कमी झालेला आहे, पाणी भेटत नाही. पाकिस्तानमध्ये पाणीचं क्रायसिस आहे. आता त्याचप्रमाणे चेनाब नदी आणि झेलम नदीच्या बांध बंद करून, धरण बंद करून आम्ही पाकिस्तानच्या पाणी सप्लायवर एक मोठा असा हल्ला केलेला आहे. याच दरम्यान NIA तर्फे तपास चालू आहे. पाकिस्तानचे जे काही दहशतवाद्यांनी आमच्यावर हल्ला केला, आमचे निरपराध हिंदू लोकांवर हल्ला केला, त्यांचा धर्म विचारून हल्ला केला, त्याच्यामध्ये एकालाही आम्ही सोडणार नाही.
आणि त्याचबरोबर जो पाकिस्तानमध्ये खास करून POK मध्ये जो एक लॉन्चिंग पॅड आहे आणि पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचा जो एक अड्डे आहे, तो सर्व अड्डेला आम्ही नष्ट करणार, म्हणजे हा आमचा निर्धार आहे आणि होईल. संजय राऊत यांनी सांगितलं आहे की शिंदे फडणवीसांना मुख्यमंत्री मानत नाही आणि शिंदे स्वतःला माजी मुख्यमंत्री म्हणून म्हणायला तयार नाही. त्यामुळे फडणवीसांनी सांभाळून राहायला हवे. हा संघर्ष शिंदे विरुद्ध दादा नसून शिंदे गट विरुद्ध फडणवीस आहे. असं काहीही नाही. महायुतीचे तीनही नेता बरोबर बसून महाराष्ट्राचे विकासाचे काम करत आहेत. ही एक सत्य परिस्थिती आहे की भाजपकडे जास्ती आमदार आहेत. यामुळे देवेंद्र फडणवीसजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालेले आहेत. त्यांच्याबरोबर उपमुख्यमंत्रीची शपथ एकनाथ शिंदेजी आणि अजित पवार साहेबांनी घेतला आणि दोघेही उपमुख्यमंत्री फडणवीसजींना हक्काने मुख्यमंत्री मानतात. हा एक सत्य आहे. पण तो जो भांडूपचा बोगस माणूस आहे भोंगा, तो दररोज असा खोटा प्रचार करतो, म्हणजे हा एक नवीन खोटा प्रचार आहे. असा खोटा प्रचारावर आम्ही लक्ष पण देत नाही. त्यांनी सांगितले की मुंडे महाजन खडसेंनी भाजप पक्ष बनवला आहे. बावनकुळे यांनी आजच्या भाजप नेत्यांनी पैशाच्या आणि सत्तेचा वापर करून भाजपला सूड आणली आहे. भाजपला सूड आणली आहे. हा खरा आहे की मुंडे महाजन, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे भाजपचे मोठे नेते होते. त्यांच्या दुर्दैवाने एक असमय मृत्यू झाला. पण आज जो भाजप आहे तो भाजपचा निर्माण करण्यामध्ये मुंडे आणि महाजन या दोघे नेत्यांचा मोठा योगदान आहे. पण त्यांची जो नेक्स्ट जनरेशन आहे, फडणवीस साहेब आहेत, बावनकुळेजी आहेत, बाकी जो नेते मंडळी आहेत, त्यांच्यामध्ये त्यांच्यावर महाराष्ट्राच्या लोकांचा खूप विश्वास आहे आणि त्यांच्यावर विश्वास आहे. यामुळे गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वात भाजपने निवडणूक लढली आणि भाजपला एवढा मोठा विजय प्राप्त झाला. त्याचबरोबर बावनकुळे भाजपचे महाराष्ट्र अध्यक्ष होते. त्यांच्या नेतृत्वात पण भाजपने निवडणुकी लढली होती आणि महाराष्ट्राच्या लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला आणि एवढा मोठा विजय त्यांना प्राप्त झाला. तो आता जब लोकांना एवढा विश्वास आहे भाजपच्या नेतृत्वावर, तो असा नेतृत्वावर संशय प्रकट करणं म्हणजे लोकांचा अपमान भांडूपचा भोंगा करतो. आणि असा लोकांचा अपमान करणारा भांडूपचा जो भोंगा आहे, त्या भोंगाच्या विरोधात एकदा लोक रस्त्यावर उतरणार आणि त्याला जोड्याला मारणार, अशी आज मी घोषणा करतो. अजित पवार भाजप बरोबर राहून कधी मुख्यमंत्री होणार नाही. मुख्यमंत्री होण्यासाठी भाजपमध्ये विलीन व्हावे लागेल अजित पवारांना, असं ते म्हणतात. हा अजित पवारचा विषय आहे. त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे असे त्यांची मनात इच्छा आहे आणि असा इच्छा ठेवण्यामध्ये काही गैर नाही. जे काही राजकारणी लोक आहेत, मोठे राजकारणी लोक आहेत, त्यांच्या मनात एक अशी महत्वाकांक्षा असतो की त्यांना मुख्यमंत्री व्हायला पाहिजे. पण त्याच्यासाठी एक रणनीती पाहिजे. चहाने शिकलं पाहिजे. काय राहुल गांधी यांनी माफी मागितली, जे प्रदेशात जाऊन वक्तव्य केलं होतं त्याच्यावर यांनी सांगितलं चूक केली तर माफी मागण्या हे मोदी आणि शहाने पण शिकले पाहिजे. 1984 के जो ज्यांनी चूक केलेला आहे त्यांनी माफी मागितली पाहिजे. आज पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा चूक करत नाही, तो कशासाठी ते माफी मागणार. 1984 मध्ये इंदिराजींची हत्या झाल्यानंतर ज्याप्रमाणे सिखांच्या विरोधात एक जोरदार हिंसा झाली होती, त्यांचा कत्लेआम झाला होता, त्याच्यामध्ये त्यावेळचे जो काँग्रेसचे मोठे मोठे नेते होते
ते सगळे सामील होते, त्यांच्या विरोधात कोर्टमध्ये, अदालतमध्ये पण, न्यायालयामध्ये पण खूप कारवाई झाली, खूप लोकांनी शिक्षा झाली, काँग्रेसच्या नेत्यांना शिक्षा झालेली आहे. काही नेता अजून एक हाईड अँड सीक खेळत आहेत. पण एक मोठी अशी घटना होती आणि याच्याबद्दल राहुल गांधींनी माफी मागितलेली आहे, त्यांनी खरं केलं. पण काँग्रेसने अशी खूप सारी चूक केलेली आहे आणि त्याच्या कारणास्तव आज देशाचे लोक जो आहे, देशाचे जो मतदार आहे, देशाची जो जनता आहे, त्यांचा विश्वास काँग्रेसमध्ये राहिलेला नाही. आता प्रश्न असा आहे की राहुल गांधी कुठल्या कुठल्या विषयावर माफी मागणार, कुठल्या कुठल्या चुकीवर माफी मागणार. ते स्वतः दररोज चुकी करतात. कालच शंकराचार्यजींनी घोषणा केलेली आहे की तुम्हाला आम्ही 3 महिन्याची नोटीस दिला होता की तुम्ही आमचे धर्मग्रंथ मनुस्मृतीबद्दल खोटं बोलू नका आणि तुम्ही माफी मागा. राहुल गांधींनी अजूनपर्यंत माफी मागितली नाही आणि शंकराचार्यजींनी घोषणा केली की आता राहुल गांधीची मंदिरमध्ये बंदी झालेली आहे. आता कुठल्या मंदिरमध्ये ते जाऊ शकतात नाही. बहुतेक येणाऱ्या दिवसात राहुल गांधी या विषयावर पण माफी मागणार म्हणजे मला असं वाटतो. भयानक हमला था जिसमें निरपराध और निर्दोष ऐसे हिंदुओं को चुन चुनकर उनकी शिनाख्त करके उनकी हत्या की गई. इसकी वजह से पूरे देश में एक भयंकर दुख है, चिंता है, दर्द है, तड़प है, नाराजगी है. और इस दहशतवादी हमला के खिलाफ, आतंकवादी हमला के खिलाफ भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की पूर्ण तैयारी में है. कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि भारत के लोगों के मन में जो इच्छा है उसी इच्छा के हिसाब से पाकिस्तान को सबक सिखलाया जाएगा. मतलब मिलिट्री ऑपरेशन होना है, सैनिक कार्रवाई होनी है, मतलब होनी है. ऐसी परिस्थिति में जब भारत की तरफ से पाकिस्तान पर पूरी तरह से आर्थिक बंदी लागू कर दी गई है, आयात बंदी लागू कर दी गई है, पानी बंदी लागू कर दी गई है, हवाई माध्यम से किंवा भूमि के रास्ते से या समुद्री रास्ते से पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान अब नहीं होगा. जिन जहाजों पर पाकिस्तान के झंडे लगे हैं वो भारत के पोर्ट के ऊपर खड़े नहीं हो सकते. पाकिस्तान आने जाने वाले जो पोस्ट होते हैं, जो भी पार्सल्स होते हैं, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. पाकिस्तान के जितने यूट्यूब चैनल है जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे उनको बंद कर दिया गया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और तमाम जो उनके मंत्रीगण हैं उन सबके सोशल मीडिया माध्यमों को, सोशल मीडिया के अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है ताकि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार न कर सके. पाकिस्तान खुद अंदर परेशान है. वहां बलूचिस्तान में आग लगी पड़ी है. बलूचिस्तानियों ने घोषणा की है कि भाई अगर जो पाकिस्तानी बलूचिस्तान में है और जो चीनी पाकिस्तान में, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो जितना जल्दी वो छोड़कर चले जाइए. तो पाकिस्तान को हमने चारों तरफ से घेर रखा है और पाकिस्तान अंदर से खुद परेशान है. इस बीच एनआईए की तरफ से जांच जारी है. जिन आतंकवादियों ने हम पर हमला किया, हमारे निर्दोष लोगों की जान ली, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का काम चल रहा है. सीमा रेखा के ऊपर जो एलओसी है हमारी, वहां पर क्रॉस फायरिंग भी चल रही है. माननीय प्रधानमंत्री, नौसेना अध्यक्षों या हवाई दल के अध्यक्षों, एयरफोर्स के अध्यक्षों, इन सब लोगों से मुलाकात करके आगे की रणनीति बना रहे हैं. तब 2 तरह के लोग हैं जो भारत की सैन्य क्षमता और भारत की क्षमता और भारत की नीयत पर शक कर रहे हैं. वो 2 तरह के लोग, मतलब एक स्वयं पाकिस्तान जो बार बार कहता है कि हिंदुस्तान को हम सबक सिखाएंगे, जबकि हालात यह है कि एक बार हिंदुस्तान ने हमला बोल दिया तो 3-4 दिन के अंदर पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा, बचेंगे नहीं कोई वहां पे. तो एक तरफ पाकिस्तान हमारी क्षमता के ऊपर संशय प्रकट कर रहा है, शक प्रकट कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत में रहने वाले विरोधी पक्ष के नेता. कल आपने देखा होगा कांग्रेस के एक नेता जो बनारस के हैं, उन्होंने राफेल का एक खिलौना बनाया. राफेल जो फाइटर जेट है, फाइटर विमान है,
उसका खिलौना बनाया ना, उसमें नींबू और मिर्ची लगा करके एक मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की एक भूमिका रही है फ्रांस के साथ राफेल की डील को लेकर एक भूमिका हो सकती है, लेकिन राफेल जेट विमान जो फाइटर विमान है उसकी क्षमता, उसकी ताकत के ऊपर सवाल उठाना, मुझे लगता है कि भारत के एयरफोर्स और जो हमारे हवाई दल है, जो हमारा सैन्य दल है, जो सैन्य क्षमता है, उसके ऊपर शक प्रकट कर रहे हैं। यह एक प्रकार का देशद्रोह है। इस प्रकार से आप अपने सेना के ऊपर, अपने सैन्य क्षमता के ऊपर शक प्रकट करके भारत को छोटा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में एक पाप है, अपराध है। बिल्कुल उसी तरीके से जो उबाठा के हमारे प्रवक्ता हैं, भांडुप का भूंगा, एकदम बोगस आदमी, वह भी रोज पहलगांव हमले को लेकर के भारत सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान से उनको सुपारी दी गई। ऐसा लगता है संजय राउत ने पाकिस्तान से सुपारी लेकर के भारत सरकार की क्षमता और भारत सरकार की कार्रवाइयों के ऊपर प्रश्न उपस्थित करने का काम शुरू कर दिया। रोज पहलगांव घटना के बाद दिन गिनने का उनका काम चल रहा है। 10 दिन हो गया, 11 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, और इसी सिलसिले में वो बार बार ये कहते रहे युद्ध कब करेंगे। युद्ध करने से पहले एक वातावरण तैयार करना पड़ता है, पूरी दुनिया की ताकतों को अपने साथ लेना पड़ता है, जो दुश्मन देश है उसकी ताकत को अंदर अंदर कमजोर करना पड़ता है, और वो प्रक्रिया चल रही है। इतना बेचैन मत होइए। अगर युद्ध करने के लिए इतना ज्यादा लालायित हैं तो जाइए बॉर्डर पे, आप लड़के दिखाइए। आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपके नेता खुद ही ऐसे वक्त पे प्रदेश में घूम रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं कि पहलगांव में इतने सारे हिंदुओं की हत्या हुई, महाराष्ट्र के 6 लोगों की हत्या हो गई। उनके लिए सहानुभूति के 2 शब्द तक व्यक्त नहीं किए उनके नेताओं ने। आज प्रदेश घूमने में व्यस्त हैं। तो आपने जो एक राजनीति करने का एक जो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, वो सरासर गलत है। बिल्कुल आप विरोधी पक्ष में हैं, राजनीति करिए, लेकिन जब देश एक युद्ध की अवस्था में हो, जब देश में बड़े पैमाने पर लोग शोकमग्न हो, जब देश में भारत सरकार, केंद्र सरकार दुश्मन देश को सबक सिखाने की कार्रवाई करने में लगी हो, तब राजकारण नहीं होना चाहिए, तब राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भांडुप के जो भूंगा हैं, जो उबाठा के बोगस प्रवक्ता है, उन्होंने बार बार इस प्रकार का एक भारत सरकार के कामकाज के ऊपर सवाल उठाने का एक प्रयत्न किया है, जबकि भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को चारों ओर से घेरने की एक जबरदस्त व्यूह रचना चल रही है, और इस व्यूह रचना में फंस करके पाकिस्तान तबाह होगा, बर्बाद होगा। और दहशतवाद, जो आतंकवाद के ठिकाने उन्होंने पाल रखे हैं, एक एक ठिकाने को नष्ट करने में भारत को कामयाबी मिलेगी। यह हमारा संकल्प है, और यह हमारी अपेक्षा भी, और यह हमारी उम्मीद भी है, और यह हमारी कामना है। ऐसे में जो उबाठा के जो प्रवक्ता हैं, जो लगातार झूठ बोलते हैं, कल भी उन्होंने 2-3 इसी प्रकार का झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि वो एक तानाशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। और तानाशाह बोलते समय मतलब वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी की तरफ इशारा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर ये तानाशाही हैं, अगर ये तानाशाह हैं और तानाशाही सरकार चला रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे बार बार उनसे मिलने के लिए टाइम क्यों मांग रहे हैं? विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से और उबाठा की तरफ से प्रयत्न हो रहा है कि पुनः वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। उनकी स्पीच यहाँ महाराष्ट्र में कई मीटिंगें भी हो गई हैं। हाँ, दिल्ली में वो मीटिंग के लिए टाइम मांग रहे हैं। टाइम मांगने के लिए, प्रधानमंत्री जी की अपॉइंटमेंट मांगने के लिए, गृह मंत्री जी की अपॉइंटमेंट मांगने के लिए उन्होंने कितनी बार फोन किए हैं, ये बताएं कि हम आपको। सच ये है कि आपके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। भारतीय जनता पार्टी आपको अपने साथ नहीं लेना चाहती है, ये आपको पता चल गया है। इस बीच जब उनके एमपी, उनके सांसदों में एक नाराजगी पैदा हुई और उन्हें कहा कि भाजपा से दूर रहकर के वो सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको निश्चित तौर पर भाजपा के साथ जाना पड़ेगा, या तो विद्रोह करके जाएं या जैसे भी जाएं, तब उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों को बोला कि थोड़ा सा धीरज रखिए, हम पूरी पार्टी लेकर बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, जाने की तैयारी में है, इसलिए अभी पार्टी तोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोग
ड्रामा करते हैं, ढोंग करते हैं कि हम हुक्मशाही के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। चूंकि आपकी एंट्री बैन कर दी गई है, आपका प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया है, इसलिए उस कुंठा में रोज रोज सरकार से सवाल पूछते हैं, उस कुंठा में रोज रोज सरकार को बदनाम करने का प्रयत्न करते हैं। ये आप अपनी कुंठा में सरकार को नहीं, देश को बदनाम कर रहे हैं, देश की सैन्य क्षमता को बदनाम कर रहे हैं, देश की सेना के जवानों को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति ने कल जो लगातार झूठ बोलते रहते हैं, कल भी एक झूठ बोला कि लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र में बंद हो गई। ये सरासर झूठ है। लाडकी बहन योजना सतत चालू है। हमारे पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे, जो इस योजना के शिल्पकार हैं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में घोषणा कर दी है कि लाडकी बहन योजना कोई बंद नहीं कर सकता, कभी बंद नहीं होगी। और इस योजना के हिसाब से 2 करोड़ से ज्यादा लाडली बहनों को हम प्रति माह 1,500 रुपए दे रहे हैं। किसी को 500 रुपए नहीं दिया गया, सरासर झूठ है। हां, हमने घोषणा की थी कि हम 2100 रुपए देंगे। कुछ आर्थिक नियोजन आवश्यक है उसके लिए, जिसकी वजह से 2100 रुपए देने की घोषणा अभी तक लागू नहीं हुई है, लेकिन वो लागू होगी, क्योंकि हमने एक बार वचन दिया अपने बहनों को, तो उस वचन को पूरा करेंगे। लेकिन आज जो उबाठा वाले लाडली बहन योजना के लिए आंसू बहा रहे हैं, जब ये योजना शुरू की थी शिंदे जी ने, तब इस योजना के खिलाफ पूरी पार्टी बोलती थी। उनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने तो यहां तक घोषणा कर दी थी कि अगर उनकी सरकार आएगी तो इस योजना को वो बंद कर देंगे, जमीन पे सुला दिया। तो ऐसे झूठा प्रचार करने वाले, जो लाडली बहन योजना के खिलाफ जो झूठा प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों से महाराष्ट्र की लाडली बहनों को सावधान होना चाहिए। बल्कि ऐसे व्यक्तियों को, जो बोगस व्यक्ति जो लाडली बहनों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो जहां मिले उनको जूते से मारना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बहनों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तीनों नेता मिलकर के, चाहे दोनों उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनके बीच एक जबरदस्त सामंजस्य है। और इस सामंजस्य के साथ महाराष्ट्र में विकास और जन कल्याण के कार्यक्रम बहुत तेजी से लागू हो रहे हैं। और जो मैंडेट हमको मिला है, उस मैंडेट का सम्मान करते हुए पूरे महाराष्ट्र में आने वाले 5 वर्षों में जितने भी वर्ग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी समाज के अलग अलग घटक हैं, उन सारे घटकों के लिए उनके विकास और कल्याण के कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। और कोई विषय नहीं, इसमें और कोई विषय आया कि मैं कांग्रेस में नहीं था जब कांग्रेस ने कई गलतियां की थी, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं, इस तरह का बयान है। राहुल जी का बयान निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। 1984 में जब उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की निर्दयता पूर्वक हत्या की गई थी, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप दिल्ली में एक भयंकर सिख विरोधी हिंसा हुई थी। सैकड़ों, हजारों, पता नहीं कितने सिखों की जान चली गई थी उसमें। और उस पूरे भयंकर नरसंहार में कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया चली, कानूनी कार्रवाई चली, अदालती कार्रवाई चली। उसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं को सजा सुनाई गई। कई नेता आज भी जेल में हैं, कई नेता आज छुप छुप के फिर रहे हैं और किसी तरह से जान बचा रहे हैं। पूरा सिख समाज आहत था, पूरा देश आहत था। देश के हिंदू समाज को भी सिखों का यह नरसंहार पसंद नहीं आया था। ऐसे में राहुल गांधी जी ने 1984 की सिख विरोधी हिंसा के लिए जो माफी मांगी है, स्वागत योग्य है। लेकिन उनकी कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कई पाप किए हैं जिसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, जब सिख विरोधी हिंसा हुई तो राहुल गांधी सक्रिय नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी जब से सक्रिय हुए हैं तब से भी कांग्रेस पार्टी ने लगातार ऐसे कई पाप किए हैं। ताजा एक पाप मैं याद दिला देता हूं। कुछ महीने पहले पार्लियामेंट में राहुल गांधी स्वयं खड़े हुए और हिंदुओं के एक पवित्र धर्म ग्रंथ मनुस्मृति हाथ में लेकर के उसके खिलाफ बयानबाजी की थी और कहा था कि यह मनुस्मृति गलत है। और पता नहीं उसके लिए और भी कई अपशब्द का इस्तेमाल किया था। उसको हाथ में लेते हुए हमारे शंकराचार्य जी ने उनको 3 महीने की नोटिस दी कि आपने हिंदुओं के धर्म ग्रंथ का अपमान किया, इसके लिए माफी मांगी है। उन्हें माफी नहीं मांगी।
कल शंकराचार्य जी ने हिंदुओं के धर्म ग्रंथ का अपमान करने के आरोप में राहुल गांधी को बहुत खरी खोटी सुनाई और कह दिया है, घोषणा की है कि राहुल गांधी का किसी भी हिंदू मंदिर में प्रवेश बंद है, निषिद्ध है। ऐसे में मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी जैसे सिख विरोधी हिंसा के लिए माफी मांगे, बिल्कुल वैसे ही मनुस्मृति का अपमान करने के लिए भी बहुत जल्दी उनको माफी मांगनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त जो तमाम बुरी हरकतें कांग्रेस ने की है उनके लिए भी राहुल गांधी को माफी मांगनी ही पड़ेगी। सर, मौलाना मदनी है, उन्होंने ये कहा कि पहलगाम हमले के बाद एक चौंकाने वाला बयान उन्होंने दिया है, इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये जो हरकत हुई है ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि पूरी दुनिया इस्लाम की तरफ तेजी से आ रही है। दूसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए, ये बोलने वाले पाकिस्तानी हैं या फिर हिंदुस्तान में रहने वाले जिहादी और दंगाई प्रवृत्ति के मुसलमान हैं या विरोधी पक्ष के नेता लोग हैं, तो हमें बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा। इनकी भावनाएं हिंदुस्तान से कम पाकिस्तान से ज्यादा जुड़ी हैं। उनको पता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध हुआ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। यह शायद मदनी साहब को बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की बात कही है जो इसका हम निषेध करते हैं। अगर मदनी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए, तो जिन हिंदुओं, निरपराध हिंदुओं की हत्या पाकिस्तानियों ने की है उसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं क्या? उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ करके ला करके हिंदुस्तान में खड़ा करते हैं क्या? और अगर इतनी ताकत उनमें नहीं है तो हिंदुस्तान को इस प्रकार से कोई सीख देने की आवश्यकता नहीं है, हमें उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। रह गई बात इस्लाम की, तो इस्लाम एक विस्तारवादी मजहब है। इस्लाम ने हमेशा अपने आप को फैलाने का प्रयत्न किया और उसका नतीजा यह है कि कई अलग अलग धर्मों के लोगों को वो जानबूझ करके गलत तरीके से उनका धर्मांतरण करते हैं और धीरे धीरे उस पूरे क्षेत्र का जो एक धार्मिक और सामाजिक संतुलन होता है उसको बिगाड़ करके वो इस्लाम प्रमुख, इस्लाम बहुल, मुस्लिम बहुल एरिया बना देते हैं। यह एक सच है, यह पूरी दुनिया में पिछले लगभग 1000 सालों में सबने महसूस किया है, सबने देखा है। कोई इस्लाम का स्वयं विस्तार हो रहा है ऐसा नहीं कहा जा सकता, जोर जबरदस्ती से किया जाता है। और ऐसे में किसी ने, जो पाकिस्तानी आए तो वो इस्लाम को बदनाम करने के लिए आए थे, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। हाँ, वो हिंदुओं पर हमला करने आए थे, हिंदुओं को नष्ट करने आए थे, हिंदुओं की हत्या करने आए थे, यह उनकी मोटिव थी और इस मोटिव को हम पहचानते हैं और इसके लिए मदनी साहब किसी और विश्लेषण में न पड़े तो बेहतर होगा, वरना उनकी भूमिका उस आतंकवादी हमले में भी शामिल थी, ऐसा कहीं ना कहीं जांच का विषय न बन जाए। एक और बयान है, मदनी का जाएंगे, ये पानी रुकेगा और ये हजारों। मदनी साहब को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सिंधु नदी का जो पानी रोका गया है वो आपके देवबंद में नहीं आने वाला, आप चिंता मत करिए। पाकिस्तान को पानी के एक एक बूंद के लिए तड़पाना है, यह भारत सरकार का निर्णय है। अब उन नदियों के बांध को रोक करके पानी कहां जाएगा, कैसे जाएगा, इसकी चिंता भारत सरकार कर रही है। आपको हम बहाने दहाने का कोई ऐसी कामना नहीं रखते। बाबा रामदेव ने उन्होंने विवादित बयान दिया है कि भारत में बसने वाले बाबर और औरंगजेब जैसे 2-4 करोड़ आज 20 करोड़ हो गए। इसको एक दूसरे तरीके से समझने की आवश्यकता है। जब देश आजाद हुआ तो हिंदुस्तान में 3 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन थी और आज ऐसा दावा करते हैं, अब इस जनगणना के बाद समझ में आएगा कि लगभग 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम लोक संख्या है। उससे हिंदुस्तान का एक वर्ग चिंतित है, कहीं सामाजिक संतुलन तो नहीं बिगड़ रहा है। हुआ ये, इंदिरा जी ने परिवार नियोजन की पॉलिसी लागू की और उसको इस देश के हिंदुओं ने एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर स्वीकार किया। लेकिन परिवार नियोजन के इस पॉलिसी को कुछ मौलानाओं ने इस प्रकार से प्रचारित किया कि यह इस्लाम विरोधी है, जिसकी वजह से मुस्लिम लोगों ने स्वीकार नहीं किया और वो लगातार
परिवार नियोजन के खिलाफ जाकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करते रहे और जिसकी वजह से उनकी लोक संख्या बढ़ती रही। तो यह एक जो सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है हिंदुस्तान का, उसको लेकर के हिंदुस्तान के लोगों में एक चिंता है और इस चिंता को व्यक्त करते हुए बाबा रामदेव जी ने एक बात कही और मुझे लगता है कि वो सही बात है। ये भी कहा है कि पाकिस्तान 4 भी नहीं जीत पाएगा भारत के सामने, लगता है अगला बिल्कुल कराची और लाहौर से बनाना पड़ेगा। बहुत ये जो उनकी इस प्रकार की महत्वाकांक्षा, उस महत्वाकांक्षा को भगवान ताकत दे, लेकिन निश्चित तौर पर भारत की जो सैन्य क्षमता है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि पाकिस्तान युद्ध की आशंका से डर करके चीन के साथ बैठ करके चर्चा कर रहा है कि चीन उसको ऐसी परिस्थिति में मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन चीन के साथ हमारी सीमाएं भी इतनी जुड़ी हुई हैं और चीन के साथ अलग अलग सीमाओं पर हमारी सेना इतनी बुरी तरह से, इतनी तैयारी के साथ तैनात है कि चीन कभी भी पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। हाँ, भारत ने जिस दिन मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया फुल फ्लेजेड, उस दिन पाकिस्तान का बचना मुश्किल है, पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ अमेंडमेंट बिल की जो पिटीशन है उसकी सुनवाई किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने एक एक तारीख तय की थी कि जो वक्फ बोर्डों पे उनके पास वक्फ बोर्ड के नए कानून के उनके पास जो अलग अलग उसके खिलाफ जो पिटिशंस आए थे उन पिटिशंस को सुनने के लिए, जिसके तहत उन्हें 5 पिटिशंस को एक ईयर मार्क किया और उसको सुनने की वो योजना बना रहे थे और अगर आज सुनना चाह रहे बिल्कुल सुने। लेकिन 2-3 बातें स्पष्ट हैं। वक्फ कानून में जो सुधार हुआ है, जो संशोधन विधेयक पास करके जो नया कायदा बनाया गया है वो कहीं से भी संविधान विरोधी नहीं। एक दूसरी बात, जो बेसिक जो एक वो पैरामीटर है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश सोच रहे हैं कि यह धर्म के विरुद्ध मामला है। वक्फ बोर्ड किसी प्रकार का धार्मिक संगठन नहीं है, वह एक सरकार द्वारा स्थापित ट्रस्ट है और ऐसे ट्रस्ट में अगर कोई बदलाव होता है तो किसी के भी धर्म में किसी प्रकार का कोई दखलंदाजी नहीं हुआ। और वक्फ बोर्ड के ऊपर सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेना चाहे हम स्वागत करेंगे, लेकिन याद रखें वक्फ बोर्डों में भयंकर करप्शन हो रहा है। उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और वक्फ बोर्ड का जो पूरा गवर्नेंस है उसको पारदर्शी बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस प्रयास का समर्थन करेगा। जो रफाल के साथ रफाल एक खिलौने को लेकर रफाल दिखाकर उस पर नींबू मिर्च लटकाया, वो पाकिस्तान में हीरो बन गए। पाकिस्तान की न्यूज चैनलों पे उनकी ही क्लिपिंग चल रही है और कि उसमें ये बताया जा रहा है कैसे भारत की एयरफोर्स कितनी कमजोर है और ये वहाँ के नेता उजागर कर रहे हैं। वो हीरो बने, इससे पहले कर्नाटक के नेता का भी ऐसे बयान आया था पाकिस्तान में वो हीरो बने। तो जबकि कांग्रेस ने कहा है कि कोई भी इससे संवेदनशील मुद्दे पर ऐसे पटाख बयान ना दे। मुझे लगता है कि इस विषय पर भी राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी सरकार के समर्थन में खड़ी होती है और बोले आपकी हर कार्रवाई में हम आपके साथ हैं। बाद में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है, वहां पर तथाकथित तौर पर एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कांग्रेस सरकार के साथ है। ऐसे में कांग्रेस के कुछ नेता राफेल का खिलौना बनाकर उसमें नींबू और मिर्ची लटका करके जो मजाक बना रहे हैं उससे और कुछ नहीं, भारत की सैन्य क्षमता का मजाक उड़ाया जा रहा है। यह शर्मनाक है कि इस समय पाकिस्तान के हीरो अजय राय बन गए। अजय राय बनारस के हैं, मेरे भी मित्र हैं, और ऐसे में उनको शर्म आनी चाहिए कि जो भारत विरोधी भूमिका वो ले रहे हैं, भारत की सेना का अपमान करने के लिए भूमिका जो ले रहे हैं, भारत के जो फाइटर विमान हैं उसकी क्षमता को कम आंकने का जो एक शर्मनाक प्रयास वो कर रहे हैं, उसका नाजायज फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। और यही हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में ऐसे में ऐसी कोई हरकत मत करिए जिससे भारत की नाक कटे या भारत के क्षमता पर सवाल उठे और पाकिस्तान को उसका नाजायज फायदा उठाने का मौका मिले। एक वीडियो वायरल हो रहा है, नीले पाले रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, पायदान में पाकिस्तान के झंडे चिपकाए गए और एक मुस्लिम महिला उस झंडे को निकाल रही है, जबकि लोग उसका विरोध कर रहे हैं। वो बोलते चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस झंडे को निकाल के रहूंगी। अब उस महिला के खिलाफ पाकिस्तानी प्रेमी उसको बताया जा रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है, शायद जो मुस्लिम लोग हैं हमारे देश के, जो दंगाई नहीं हैं और जो जिहादी नहीं हैं,
ऐसे लोगों को एक गलतफहमी हो रही है पाकिस्तान का झंडा देख के कि इनका धार्मिक झंडा है। मैं ऐसे तमाम मुस्लिम लोगों से अपील करता हूं कि पाकिस्तान का झंडा भले हरे रंग का, उस पर चांद तारा है, लेकिन पाकिस्तान का झंडे में एक सफेद रंग का भी एक पार्ट है और हम पाकिस्तान का झंडा जला रहे हैं, न कि इस्लाम का झंडा। इस्लाम का झंडा उनके धर्म का ध्वज है, उसका हम सम्मान करते हैं जैसे हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और ऐसे में अगर कोई इस्लाम का झंडा समझ करके पाकिस्तान के झंडा का समर्थन कर रहा है तो हम ऐसे मुसलमान के खिलाफ। उल्लू एक्ट को लेकर जिस प्रकार से, एक मिनट को कंप्लीट होने दो। तो पाकिस्तान के झंडे से प्रेम करने वाले जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, उनको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं। वो बेशक पाकिस्तान चला जाए, वाघा बॉर्डर उन्होंने खोल दिया है, लेकिन हिंदुस्तान में रह के, हिंदुस्तान का खा के, हिंदुस्तान का पी के, हिंदुस्तान की रोटी खा के, हिंदुस्तान का पानी पी के अगर आप पाकिस्तान के झंडे को बचाने के लिए तड़प रहे हैं तो यह हिंदुस्तान के साथ देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है और इसके लिए आपको माफ नहीं किया जा सकता। हाँ, हम आपके धर्म के झंडे का सम्मान करते हैं, साफ साफ कह रहे हैं, लेकिन उस पाकिस्तान से पूछिए जिसने आपके धर्म के झंडे को अपना रखा है, इसमें थोड़ा सा एक ऑल्ट्रेशन किया है, तो हम याद करके पाकिस्तान के झंडे के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं और इसके प्रति हिंदुस्तान में किसी के मन में सम्मान नहीं होना चाहिए। मगर सब महाराष्ट्र में जैसे एक झंडे का प्रचलन चल रहा है, तो लोग ये भी कहना शुरू करते हैं कि जिस तरह से भारत देश में रहने वाले जो मुस्लिम समाज के लड़के हैं, पाकिस्तान के लड़कियों से शादी किया, कई लाख लड़कियां यहाँ आ गई। आज वही लड़कियां झंडे बचाने के लिए और ये उग्रवाद जैसा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो पाकिस्तान के लड़कों ने, मर्दों ने जो हिंदुस्तान की लड़कियों से शादी की है, वो शादी के बाद हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं? अभी जब पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ो का आदेश हुआ तो बहुत सारी ऐसी महिलाओं के बयान और उनके वीडियो हमने देखे जो कर हम इतने साल से यहाँ पे रह रहे, अचानक जाने को बोल दिया। अरे जब तुम्हारा शौहर पाकिस्तान में रहता है और तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुमको पाकिस्तान में रहना चाहिए, हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हैं? इसके पीछे कुछ और चल रहा है क्या? इसकी छानबीन होनी चाहिए। जिन लोगों को भी अगर किसी पाकिस्तानी महिला ने हिंदुस्तानी मर्द से शादी कर ली है और उसको विधिवत तरीके से हिंदुस्तान की नागरिकता प्राप्त हो गई है तो निश्चित तौर पर उसको हिंदुस्तान में रहने का हक है। और जब वो हिंदुस्तान की नागरिकता प्राप्त हो गई तो उसके अंदर का जो पाकिस्तानी खून है वह पाकिस्तानी झंडा जलाते समय नहीं खोलना चाहिए, ये हम उससे अपेक्षा करते हैं। सर, उल्लू एक्ट को लेकर जिस प्रकार से इजाज खान के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, वहीं आप उसके पहले भी ड्रग्स मामले में उनका खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था, अरेस्ट हुए थे। अब क्या जो इस प्रकार से ये एक्ट को लेकर बयान चल रहा है, क्या इसकी भी कई कार्रवाई होनी चाहिए सर? उल्लू के खिलाफ चाकू पुलिस ने रेप का मामला भी दर्ज किया है जिसमें वो वांटेड बताए जा रहे हैं। पुलिस उसको ढूंढ रही है, घर पे गई थी पुलिस, लेकिन वो नहीं मिले हैं। उल्लू ऐप पर जो हाउस अरेस्ट नाम का एक निहायत अश्लील रियलिटी शो चल रहा है, तथाकथित तौर पर रियलिटी शो, वह रियलिटी शो बंद हो गया है। उल्लू ऐप पर भी बैन लगा दिया गया है। अब उस शो के माध्यम से जिन्होंने नग्नता और अश्लीलता फैलाई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस आशय से मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में एजाज खान और तमाम लड़कियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए हैं। अब मुंबई पुलिस एजाज खान को ढूंढ करके उसको ऐसी कड़ी सजा दे कि दोबारा वो टेलीविजन पर जाने से पहले 50 बार सोचे, क्योंकि उसने सारी मर्यादाएं लांघ दी, उसने सारे लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया और उसने सरेआम जो अश्लीलता का बेशर्मी की तरह प्रचार प्रसार किया है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा निर्धारित तो होनी ही चाहिए। सजा क्या होगी? उसको जूते चप्पल मारना है, उसको फांसी देना है, उसको सालों साल जेल में रखना है, जो करना है करिए, लेकिन ऐसे एजाज खान जैसे लोगों का हिंदुस्तानी समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। ये पूरे समाज को प्रदूषित कर रहे हैं।